हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 23 नवंबर और 24 नवंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले जो क्विज चैलेंज फर्स्ट था उसके विनर के नाम को अनाउंस कर दिया जाए। 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था दोनों क्वेश्चंस के, अंशुल भाटिया, रवि रॉय और स्टडी लवर करके कोई है उन्होंने। तो तीनों जन को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने क्विज चैलेंज फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। देखो क्विज चैलेंज जो है ये सिर्फ मंडे टू थर्सडे चलेगा, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये तीनों दिन क्विज चैलेंज नहीं होगा। तो जो पहला क्विज चैलेंज था उसके तीनों विनर हैं अंशुल भाटिया, रवि रॉय और स्टडी लवर। अब आइए शुरुआत करते हैं। आज चूँकि फ्राइडे है तो आज क्विज चैलेंज नहीं होगा और अब हम आज डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को करेंगे। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। गौ कैबिनेट के गठन के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। साथ ही साथ गायों को जो देशी गाय हैं उनकी उन्नत नस्ल के लिए अलग अलग कई तरीके के शोध भी किए जाएंगे। और गायों से संबंधित और भी जो प्रदेश हैं, जो अलग अलग प्रदेश हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैमिली हैं जिनके बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यानी कि वो उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, माल न्यूट्रिशन में इसकी उनके पास जो है कमी है पोषक तत्वों की, उन ऐसे बच्चों के परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार गाय मुफ्त में देगी। अपनी तरफ से पैसा खर्च करके गाय मुफ्त में उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। साथ ही साथ कामधेनु डेयरी स्कीम चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति डेयरी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है डेयरी के लोन पर। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया है, वो किसानों से काउडंग को खरीदती है। काउडंग में इसकी गोबर को खरीदती है 2 रुपये प्रति केजी। क्या होता है, ये गोबर खरीद के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक खाद को बनाती है इसी गोबर से और फिर उसको रीसेल करती है किसानों को। 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने का काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। फिर कामधेनु डेयरी मैंने बताई आपको, माल न्यूट्रिस्ट चाइल्ड के फैमिली को, जो बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनके फैमिली को गायों को देने की स्कीम के बारे में बताया। और अभी आपने गौ कैबिनेट स्कीम के बारे में भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? देखो ईडी के जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, इनके कार्यकाल को केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये नवंबर 2020 में इनका रिटायरमेंट था, लेकिन 1 साल को कार्यकाल बढ़ाए जाने की वजह से अब इनका रिटायरमेंट नवंबर 2021 हो गया। नवंबर 2020 में रिटायरमेंट था, अब ये नवंबर 2021 में रिटायर होंगे। ईडी क्या है, देखो पहले ईडी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका फुल फॉर्म, हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है ईडी। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है राजस्व विभाग और राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है ईडी। और ईडी का कार्य क्या है, देखो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये 1999 में आया था। इसके उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करता है ईडी। साथ ही साथ हवाला, जो हवाला में इसकी आपको विदेश में पैसा भेजना है, आप गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में अपने पैसे को भेज रहे हैं, इसको हवाला लेन देन बोलते हैं। तो हवाला लेन देन के भी संबंधी जांच को करता है ईडी और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटिंग की भी जांच करता है ईडी। तो कुल मिला के पैसे से का लेन देन का ही कार्य देखता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? भारत ने आसियान प्रतिक्रिया कोष, जो कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए ओपन की गई है आसियान देशों के द्वारा, इसमें $1 मिलियन योगदान देने की घोषणा की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आसियान क्या है?
आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। जो साउथ ईस्ट एशिया नेशंस हैं उनका एक ग्रुप है, संगठन है, उसको आसियान बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो साउथ ईस्ट हमारा भारतवर्ष, ये कहाँ पे स्थित है? ये एशिया के दक्षिण में स्थित है। साउथ एशिया का देश है हमारा भारतवर्ष। हम आसियान के जो है मेंबर तो नहीं हैं। आसियान के जो मेंबर हैं वो हैं लेबनान, नेपाल और मालदीव, बांग्लादेश और आर्मेनिया। ये देश एशियन के मेंबर हैं, आसियान के मेंबर हैं सॉरी। और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान देशों के जो ये समूह है, इस समूह को $1 मिलियन भारत की तरफ से योगदान दिया जा रहा है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। मतलब कोविड-19 से उबरने के लिए इन देशों को भारत $1 मिलियन दे रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं ये दो चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। हमारा प्यारा भारत आसियान देश का मेंबर नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसके जो और मेंबर्स हैं ये हैं लेबनान, नेपाल, आर्मेनिया, मालदीव और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? इस वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होना था, जिसे फीफा ने स्थगित कर दिया है कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। और अब भारत में जो फीफा के कप होंगे वो 2022 फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप होगा। 2022 में जो महिलाओं का अंडर 17 फीफा का वर्ल्ड कप है वो भारत में होगा। और फीफा का जो वर्ल्ड कप आएगा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप, वो फीफा का नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2022 में ही होना है और ये कतर में होगा। और अंडर 20 विमेन फीफा वर्ल्ड कप ये होगा कोस्टा रिका में। कोस्टा रिका ये देश का नाम है। और अंडर 20 विमेन का वर्ल्ड कप ये कोस्टा रिका में होगा। फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया के बीच मैच खेला गया था, फाइनल मैच। ये कब हुआ था? पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप था, यानी कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। हर चौथे साल होता है, अब 2022 में होगा कतर में। तो जब फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया के बीच खेला गया था उसे फ्रांस ने जीत लिया था। और क्रोएशिया पहली बार फाइनल में पहुंचा था। फ्रांस ने अपना दूसरा टाइटल जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। और रशिया ये होस्ट कंट्री रही थी फीफा वर्ल्ड कप 2018 की। फीफा वर्ल्ड कप का नेक्स्ट जो एडिशन है ये 2022 में होना है, कतर में होगा। मैं दो चीज़ें और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 17 अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वीमेन का ये 2022 में होगा हमारे भारतवर्ष में। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 20 वीमेन के लिए जो होता है वो कोस्टा रिका में होगा 2022 में। अंडर 17 का तो होगा भारत में, लेकिन अंडर 20 का होगा ये कोस्टा रिका में। और जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो मेन फीफा वर्ल्ड कप होता है, वो 2022 में कतर में होगा। तो 2022 में 3 फीफा कप होंगे। एक होगा विमेन अंडर 17 जो कि भारत में होगा, एक होगा विमेन अंडर 20 जो कि कोस्टा रिका में होगा, एक होगा फीफा वर्ल्ड कप जो कि मेन वर्ल्ड कप होता है, जो पुरुषों का वर्ल्ड कप होता है, जिसमें कोई नहीं लगा होता है, वो पुरुषों का वर्ल्ड कप होता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में होगा। इसके पहले 18 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप जिसे फ्रांस ने जीता था। फ्रांस का वो दूसरा टाइटल था और उस समय होस्ट कंट्री थी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना की। इसके पहले चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है कृष गोपाल कृष्णन को। क्या है ये? पहले तो ये जान लेते हैं, कृष गोपाल कृष्णन ये इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं और अब ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित किए गए नवोन्मेषण केंद्र के पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य इस केंद्र के माध्यम से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना है। मतलब कि जो नए नए नवाचार हों वो आपके वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में भी आए। जैसे अभी देखो कि
अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऑनलाइन कैश का लेन देन नहीं करते थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन कैश का भी लेन देन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर को भी शामिल किया जाए। इसी के लिए इस केंद्र की स्थापना करी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके पहले चेयरपर्सन कृष्ण गोपाला कृष्णन हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम है रिजर्व बैंक कहता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करके पंजाब नेशनल बैंक ने कई सारे काम कर दिए थे, जिसकी वजह से उन पर यह 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में किया? ए प्रॉमिस्ड लैंड का विमोचन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा करा गया है, और ए प्रॉमिस्ड लैंड ये बराक ओबामा द्वारा लिखी गई पुस्तक भी है। इसके राइटर भी बराक ओबामा हैं। इस पुस्तक में बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनकी काफ़ी तारीफ़ करी है। उन्हें शांत, शालीन और साफ छवि का नेता बोला है। और बराक ओबामा 2009 से लेकर 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, और इन्हीं की ये पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड, और इन्होंने ही अपनी पुस्तक का विमोचन भी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन 2 देशों का एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए? देखो, 17 नवंबर को जिन 2 देशों ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, ये है जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखो, जब से कोविड-19 पैंडमिक की शुरुआत हुई, कोविड-19 पैंडमिक ऐसा माना जा रहा है, कई सारे वैज्ञानिक ऐसा बोल रहे हैं कि इसका जो मतलब शुरुआत हुआ, ये हुआ है चाइना से, और कोरोना वायरस चाइना के द्वारा कुछ गलत तरीके से वायरस बनाया जा रहा था, उसी के दौरान ये बन गया है अपने आप। और फिर चाइना ने काफ़ी दिनों तक पूरे विश्व से छुपाया कोरोना वायरस के बारे में, जिसके कारण से कोरोना वायरस एक पूरा महामारी का रूप ले लिया, और सारे देश चाइना के अगेंस्ट में हैं। और फिर क्या है कि इंडिया के साथ साथ कई सारे और देश चाइना को घेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि चाइना की जो नीति है वो थोड़ी अलग हो जाती है। ये तानाशाह के तरह से काम करते हैं। ये सभी अपना जो इनका लैंड एरिया है इनके देश का, उसको बढ़ाने पे लगातार कार्य करते रहते हैं। तो मतलब इनका कार्य करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है सारे देशों के कंपेयर में। ऐसे में काफ़ी सारे देश चाइना पे अंकुश लगाने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने एक दूसरे से समझौता किया है, और मालाबार अभ्यास होता था अभी तक यूएस, जापान और इंडिया के बीच, लेकिन इस वर्ष मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्सा लिया। यानी कि इस वर्ष मालाबार अभ्यास में 4 देशों ने हिस्सा लिया, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो मालाबार अभ्यास था, इसमें ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा लेना भी ये दर्शाता है कि यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश चाइना के अगेंस्ट एक अपना ग्रुपिंग कर रहे हैं। हालांकि चाइना खुद ऐसा नहीं मानता है कि उसने कोरोना वायरस को उसकी गलती के द्वारा बनाया गया, लेकिन कई सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कोरोना वायरस चाइना की गलती से बना, और फिर चाइना ने उसको पूरे विश्व से छिपाया, जिससे कि पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस, कोरोना महामारी, कोरोना पैंडमिक फैल गई। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दिया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कुल 12 देशों के आगंतुकों पर अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र की सरकार द्वारा। इन 12 देशों में हमारा प्यारा भारतवर्ष नहीं है, और इसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या, अफ़गानिस्तान, ये सारे देश शामिल हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही संयुक्त अरब अमीरात ने ही अपने वहाँ पे जो पेशेवर स्किल्ड हैं
उनको 10 साल का एक साथ वीज़ा जारी करने का ऑफ़र दिया है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स, पीएचडी धारक और पैंडमिक एक्सपर्ट, महामारी में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, इन सभी के लिए एक गोल्डन वीज़ा जारी करने की बात कही है, जो कि 10 सालों का होगा। एक साथ 10 सालों का वीज़ा देने की बात कही है जो पेशेवर हैं अन्य देशों के, और वो संयुक्त अरब अमीरात में जाके कार्य करना चाहते हैं। साथ ही साथ उसने कुल 12 देशों के आगंतुकों पर अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक भी लगा दी है। उसने ऐसा कोविड-19 पैंडमिक महामारी की वजह से करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल करा गया है? कुल 4 भारतीय शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टोटल पूरे विश्व में 36 शहर लिए गए और भारत से अकेले 4 शहर हैं। ये 4 शहर हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। ये सूची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार करी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर ये स्थित है स्विट्ज़रलैंड में। और ये सूची किस चीज़ को आधार बनाकर तैयार की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए नई तकनीक का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो शहर ने शानदार रोड मैप तैयार किया है उसको इस सूची में शामिल किया गया है, और उसी में बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद, भारत के ये 4 शहर शामिल करे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? देखो, 2021 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 वर्षों के बाद पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है, और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की, तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर अभी 2005 और 6 में लास्ट टाइम गई थी, यानी कि 15 साल हो गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान दौरे पर गए हुए। 2005-6 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जाके क्रिकेट को खेला है। और अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच लास्ट मैच कब खेला गया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लास्ट मैच खेला गया था वर्ल्ड कप से पहले, वो खेला गया था 2015-16 में, और ये श्रीलंका में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और देखो, अगर हम बात करते हैं कि सौर ऊर्जा संचालित के क्षेत्र में ही, तो अगर ये बात किया जाए पूरे विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो भारत का है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर ये पूरे विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो कि सौर ऊर्जा संचालित है, तो जाहिर सी बात है भारत का भी पहला एयरपोर्ट होगा। तो 2 क्वेश्चन, पूरे विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारे भारतवर्ष का पहला सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम बात करें कि कौन सा जोन ऐसा है, कौन सा रेलवे का सेक्शन ऐसा है जो कि पूर्णतः सोलर पावर्ड हो चुका है, यानी जिसको पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित किया जा रहा है, तो ये देखो, रेलवे में एक सबसे बड़ा जो होता है वो तो पहले इंडियन रेलवे हो गया, फिर इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया। पूरे भारतवर्ष में 18 जोन में इंडियन रेलवे को डिवाइड किया गया है। फिर जोन के अंदर डिवीज़न आते हैं और डिवीज़न के अंदर आते हैं सेक्शन। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का गुंटकल रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत नादयाल गुंटला ये सेक्शन है, ये फुल्ली पावर्ड सेक्शन है रेलवे का। नादयाल गुंटला सेक्शन रेलवे का पूरी तरीके से सोलर पावर है। और अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन जो कि पुदुचेरी में स्थित है, ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। अगर बात करी जाए कि जो समुद्र में जहाज़ चलती हैं वो फुल्ली सोलर पावर्ड जहाज़ कहाँ पे बनी इंडिया में सबसे पहले, तो ये केरला में बनी। और इस
फेरी सोलर पावर्ड शिप का नाम है आदित्य। देखो फेरी मतलब क्यों लगाया गया, क्योंकि ये इंसान को नहीं लेके जाती, ये मालवाहक शिप है, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करती है। इसका नाम है आदित्य। ये केरल में बनाई गई फुल्ली सोलर पावर्ड शिप आदित्य है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ आपको एक साथ देखने को मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2020 से सम्मानित करा गया? ऋचा चड्ढा को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देखो जिन स्टूडेंट्स ने फुकरे मूवी को देखा होगा, फुकरे मूवी मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने देखा होगा, मैंने खुद भी देखा है। तो फुकरे मूवी में जो पंजाबन का रोल कर रही थी वो ऋचा चड्ढा हैं, और उनके रोल को तो कोई भूल नहीं सकता, उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग करी थी फुकरे मूवी में। तो यही ऋचा चड्ढा को अभी सम्मानित किया गया भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील और सुर सरोवर जो नवंबर 2020 में रामसर साइट से जुड़ गया, ये कहाँ स्थित है? देखो रामसर साइट के बारे में मैंने बताया है, रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में स्थित है, और 1971 में रामसर में कन्वेंशन हुआ, यानी कि समझौते हुए कई सारे देशों के बीच। समझौता ऐसा हुआ कि जो वेटलैंड है, नम भूमि है, उसके संरक्षण को लेकर। देखो वेटलैंड नम भूमि मतलब कि आप दलदली भूमि समझ लो, दलदली भूमि का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये देखो कई तरीके से हेल्पफुल है पहली बात तो, और हेल्पफुल किस किस तरीके से पहले ये जान लेते हैं। एक तो ये अगर कहीं पे बाढ़ आता है तो ये पानी को सोख के बाढ़ मुक्त करने में मदद करती है किसी क्षेत्र को, अगर वहाँ पे दलदली भूमि। दूसरा, ये खुद जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने का कार्य करती है। तीसरा, ये आपका जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है उसका कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कई सारे क्वेश्चन कराने के दौरान कि जो अगर जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा ही स्टेबल हमारा अर्थ होगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने बताया है कि जितनी तरीके के जीव जंतु पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के पाए जाएंगे उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जितनी वैरायटी पाई जाएगी वही बायोडाइवर्सिटी होती है, तो ये भी एक तरीके की वैरायटी होती है। अब रामसर साइट का अगर किसी को टैग मिल गया तो उससे क्या फ़ायदा होगा? देखो रामसर साइट का टैग मिलने के बाद होगा क्या कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो फेमस हो जाएगा, और फिर टूरिज्म सेक्टर का वहाँ पे विकास हो जाएगा, और टूरिज्म सेक्टर का विकास होने के बाद वो रामसर साइट खुद के संरक्षण के लिए पैसे अपने आप उसको मिलने लगेंगे। यही फ़ायदा होता है। अभी हाल ही में लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और सुर सरोवर झील जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको रामसर साइट टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बचपन के निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए 3 महीने का अभियान सांस लॉन्च किया है, जो 1000 जीवित बच्चों में से 3 मौतों से कम है। इसका लक्ष्य क्या है? देखो सांस अभियान लॉन्च किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सांस अभियान में जो निमोनिया से मौतें होती हैं उनको खत्म करने का उद्देश्य है। निमोनिया से भारत में 1000 बच्चों में लगभग 3 के आसपास बच्चों की मौत निमोनिया से हो जाती है, और एक टारगेट सेट किया गया है कि भारत को निमोनिया मुक्त कर देना है 2025 तक। ऐसा टारगेट है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। और कुछ और लक्ष्य स्वास्थ्य मंत्रालय का उस पर बात कर लेते हैं। भारत को मलेरिया मुक्त करने का जो लक्ष्य है स्वास्थ्य मंत्रालय का या फिर भारत सरकार का, ये है 2030 तक स्वास्थ्य मंत्रालय बोल रहा है कि वो भारत को मलेरिया मुक्त कर देगा। भारत को फाइलेरिया मुक्त करने का जो लक्ष्य था स्वास्थ्य मंत्रालय का वो था 2020, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये संभव नहीं हो सका है, और इसे 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया मुक्त भारत की जो परिकल्पना की है, जो लक्ष्य रखा है फाइलेरिया मुक्त के लिए, वो है 2021। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत को 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है शादत रहमान को। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसिफा बासरा का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? देखो ये अभिनेता थे और इन्होंने आत्महत्या कर ली और इसके बाद इनकी मौत हो गई। आत्महत्या करने का कारण अभी पता नहीं चला है। इधर बीच आप देखोगे तो आप कई सारे अभिनेताओं ने, 2 अभिनेताओं ने आत्महत्या करी और उसके बारे में मैंने आप सभी को क्वेश्चन कराया ही है। आसिफ बसरा ये अभिनेता थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।